हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं टेट, सी टेट, तो ये इंग्लिश का आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे समटाइम्स एक चीज़ कई बार ये चीज़ आती है कि जब आप अपनी क्लासेस में पहले से कोई टॉपिक या कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, उसको ऐड नहीं किया जाता है पहले से, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक बनने लगता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कई बार हम लोग इसको बहुत ही इनिशियल लेवल पे देखते हुए और कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि इसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले एकेडमिक वाली इंग्लिश पढ़ी थी उसका कितना रोल है। मैं समझता हूं कि उसमें पूरा पूरा रोल इस पार्ट में तो आपका पूरा वैसा ही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस पार्ट का जो रोल है आपका ग्रामर पोर्शन का, देन आई होप कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ रखा था पहले से इस बारे में, यानी ग्रामर पार्ट की अगर हम बात करें तो इस ग्रामर में अगर हम एक चीज आपके दिमाग में रखते हैं, उस चीज को लेकर के कंफर्म करेंगे तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक सेशंस में पढ़े होते हैं। क्लास 5th तक की मैं बात नहीं करूंगा, बट आप 6th जब भी आए होंगे तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये जो आपने 6 साल में इंग्लिश पढ़ी थी उसको थोड़ा थोड़ा अगर आप रिकॉल कर ले तो कहीं ना कहीं उतनी ही इंग्लिश आपसे सीटेट में पूछी जाती है। यानी एक चीज कंफर्म हो गई कि मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। कई बार उन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है जो शायद हाई स्कूल के बाद जिनकी इंग्लिश नहीं होती है, यानी इंटर में उनके पास कोई चॉइस का सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश उनकी छूट जाती है। तो क्या करेंगे, उनको भी लेके मैं चलूंगा जिनका बहुत ही इनिशियल लेवल पे इंग्लिश चल रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आपके सामने कि हम कितने विंग में इसको रख सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी अगर मैं कहूं कि सबसे पहला पोर्शन आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक यहीं से अगर बात करूं सबसे पहले तो नाउन, सेकंड आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और या फिर इंटरजेक्शन। यानी जब मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो इतनी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करनी होंगी। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वेयर वी हैव टू गेट फोकस ऑन दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक 9। इज इट क्लियर? यस। अब नाउन में अगर हम बेसिकली कुछ चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं अभी आपको एक चैप्टर लेके चलूंगा जो कि ग्रामर से रिलेटेड होगा और सारा कुछ आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आप ग्रामर को कैसे इंप्रूव करें, किन चीजों पे कितना फोकस करना चाहिए और कहां तक आपसे पूछा जाता है। तो आप एक चीज समझ लेना, इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जब हम बात करते हैं टेंसेस की, तो जी हाँ, टेंसेस में तो आपके पास 3 ही चीजें हैं और उन 3 में से अगर हम उन तीनों को ढंग से देखें तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी बहुत है। एक बार अगर आ गया तो फिर वो तीनों अपने आप से आ जाते हैं।
यानी प्रेजेंट में जितने भी रूल्स आप पढ़ेंगे उनमें सिर्फ आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। यानी कि सॉरी, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जाहिर सी बात है 3 तरह का टेंस। एंड देन आफ्टर वी टॉक अबाउट वोकैब्स। वोकैब्स में देखा जाए तो काफी हद तक मार्जिन होता है और ये एक दिन में नहीं होता है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉपर, वो भी लॉन्ग टर्म तक। यानी थोड़ा थोड़ा आप सीखते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं जब शायद आपको वोकैब्स बहुत अच्छे से तैयार करने का मौका मिलता है। तो वोकैब की बात करूं, ये टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन दोनों को लेकर के जब हम काम करेंगे तो ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। वन टाइम इन द सेंस कि एक बार में सारे रूल्स क्लियर, तो आप समझ जाइएगा कि तीनों जितने भी रूल्स ले रहे हैं आप एक बार में तैयार हो जाएंगे, फिर कभी भी रूल्स नहीं बदलते हैं। वोकैब्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे डे टू डे लाइफ में जितनी भी वोकैब्स आती है, प्रीवियस ईयर के सेट्स में आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको लेके चलना होगा। तब ये डे टू डे लाइफ में डेली अपडेट करेंगे। 5 से 10 भी वर्ड्स अगर आप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वोकैब्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन की बात कर सकता हूं आपसे। अब कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? रीडिंग स्किल्स। यानी अगर आपका थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर आप कभी भी पढ़ते थे पहले से, या कभी कोई स्टोरी बुक्स या कुछ भी इस तरह का जिसमें रीडिंग स्किल आपका डेवलप हो जाए, तो आई थिंक कि रीडिंग स्किल्स को डेवलप करते करते आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जहां पे आपको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, वो शायद बहुत ही अच्छा हो सकता है। रह गई बात सेकंड स्टेप की, यहां पे इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं 15 मार्क्स में। ओवरऑल ये इंग्लिश का पेपर आपका आता है 30 मार्क्स। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये आता है आपका 15 मार्क्स। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर के 15 मार्क्स तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, ग्रामर पोर्शन आपने भली भांति पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर कर देगा। लेकिन ये जो पेडागोजी का पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें आपको सीखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है कि वो चीज आपसे क्यों पूछी गई है। इज दैट क्लियर? यानी कि ये 15 मार्क्स आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं? भाई आप बनेंगे क्या? टीचर। और जब आप टीचर बनेंगे तो आपको अच्छा टीचर अगर बनना है तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर, आई कैन नॉट से अ परफेक्ट टीचर, परफेक्ट तो नोबडी इज परफेक्ट, बट अ गुड टीचर बनना, एक ग्रेट टीचर बनना है तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। अपनी नॉलेज के पार्ट को इनहैंस करके आप बहुत अच्छे से जानकारी ले करके, भाई इसमें एक चीज का मोटिव तय है पेडागोजी में। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर से कि आपका टीचर कैसा होना चाहिए, बात समझिएगा। बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या इमेज क्रिएट करते हैं अपने टीचर की, जो इमेज आप क्रिएट करते हैं अपने टीचर की, वो सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। वो सारे गुण आपके अंदर हो जाए, इसलिए आपको पेडागोजी का सेक्शन पढ़ाया जाता है। सबसे पहला काम,
A teacher should try to understand the mindset of the student. Until the teacher does not know the value, that does not know the understanding power of the students, he can never teach him. और एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि एक एवरेज निकालना पड़ता है पूरी क्लास में, किस टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी का बैठा हुआ है, कोई बहुत ही पुअर कंडीशन में है, कोई बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन में है, किस तरह का समावेश करेंगे, कैसे आपको उठाना होगा लैंग्वेज को, किस टाइप की भाषा का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे कि सारी चीजें आपकी पढ़ाई हुई उधर उसके दिमाग तक पहुंच जाएं और वो उसको ग्रैस्प करके आगे उसका यूज कर सके। यही तो मतलब है। इंग्लिश की पेडागोजी में आपका और आपके स्टूडेंट्स का, दोनों का, जब आप दोनों चीजों की एक मानसिकता, आपकी टेंडेंसी जब मैच कर जाएगी, शायद तभी वो टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझा सकता है। इज दैट क्लियर? यस। ये तो रहा हमारा एक पार्ट। फिर अब हम यहां पर बात करेंगे आपसे, और वो ये कि मुझे समझना होगा कि ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है और पेडागोजी की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी। इसकी बात करूं तो पेडागोजी को आपको लॉजिकली अप्रोच के साथ सीखना होगा एंड ग्रामर को आपको प्रैक्टिकली सीखना होगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आपको ग्रामर में प्रैक्टिकल बनना है, यू मस्ट बी प्रैक्टिकल, और यहां पर आपको लॉजिकल होना है। दैट्स इट। इफ यू आर प्रैक्टिकल देन यू कैन गो थ्रू द ग्रामर पोर्शन easily, and if you are logical then you can understand better कि what is pedagogy, एक शिक्षा शास्त्र की चीजें क्या हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाते हुए जब आप बैलेंस कर लेते हैं तो न केवल 15-15, 30 में से एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स गेन करेंगे, बल्कि आप एक अच्छे टीचर भी बनेंगे, क्योंकि आपको बनना तो टीचर ही है। तो ओवरऑल आपको अपनी चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। तो ग्रामर का जो प्रैक्टिकल वे है, सपोज मैं कुछ रूल्स को लेकर के आपके सामने चल रहा हूं। आप जैसे मान लेते हैं, आपके लिए एक कैसे एक सेंटेंस बनता है, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो सबसे पहले आप क्या लाते हैं, एक सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आप लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर आप लाते हैं मेन वर्ब। एंड देन आफ्टर आप लेके आते हैं उसका ऑब्जेक्ट। फिर आप लाते हैं अदर वर्ड्स, अदर्स। यानी एक स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है परफेक्ट, मीनिंगफुल, तो मेरे पास इतनी चीजें होनी चाहिए। फिर मैं इन्हीं में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख करके और उन चीजों को पढ़ करके, समझ करके, फिर चीजों को आइडेंटिफाई करके फिर मैं आपके सामने रखूंगा, तो कितनी चीजें आपसे पढ़ सकते हैं हम लोग। एरर ढूंढनी है तो सबसे पहले तो मुझे फ्रेमिंग आनी चाहिए कि एक सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो यहां पे अभी मैं कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस का आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूं कि एरर्स को कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हाउ टू मेक अ स्टेटमेंट आपने सीख लिया, फिर हाउ टू फाइंड एरर्स,
हाउ टू फाइंड एरर्स। सब्जेक्ट सबसे पहले देखना होगा। तो सब्जेक्ट में आप देखेंगे दो तरह की चीजें। पहला उसका नंबर और दूसरा उसका जेंडर। नंबर दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल। जेंडर चार हो सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या फिर कॉमन। हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी होगी। तो यहां आप देखोगे अकॉर्डिंग टू टेंस, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की जितनी भी सहायक क्रियाएं होंगी वो उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर के हिसाब से आएंगी। फाइनली मेन वर्ब्स की जब बात करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉलो करना होगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी वो फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कि आईएनजी फॉर्म है कि एस या फिर ईएस फॉर्म है। यानी एक चीज तो तय हो गई कि मुझे इतनी चीजों को फ्रेम करना होगा तभी मैं उस चीज को पकड़ पाऊंगा, यानी एरर्स को। तो मेन वर्ब से मुझे इतनी चीजें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब के लिए मुझे इतनी चीजें देखनी है, और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इतनी चीजें देखनी है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और अदर्स का सेक्शन आगे बढ़ करके इसमें कंजंक्शन को जोड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन जोड़ सकते हैं, आर्टिकल्स जोड़ सकते हैं और भी तमाम चीजों को जोड़ते हुए यहां से चलते हैं। यानी मैं आपको अगर बता दूं तो आप एक चीज बहुत ही समझदारी से समझ जाएंगे कि जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर उसमें एरर ढूंढने की बात आती है, 2 या 3 क्वेश्चन 100% यहां से आते हैं। तो फर्स्ट आप सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। कभी भी टेंस और सेंस बदल नहीं सकते किसी भी सेंटेंस का। तो टेंस अगर प्रेजेंट है तो ऑलमोस्ट पूरा टेंस आपको प्रेजेंट ही फॉलो करना होगा। अगर पास्ट है तो पूरा पास्ट में जाएगा। ऐसा ही आपको पूरे सेंटेंस को फॉलो करते वक्त देखना होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस पेडागोजी के पार्ट को कैसे तैयार किया जाए। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि यू मस्ट बी लॉजिकल और आपको कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब रखा जाता है तो उस पर आपको पर्सनल नहीं होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड पर्सन, थर्ड आई बन करके आप जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तब शायद पेडागोजी का पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये जब पूरी क्लास आपको कम से कम नहीं तो इसके 12 से 15 लेक्चर्स होते हैं जिनमें हम पेडागोजी के पार्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं। लगभग मान के चले 15 से 20 घंटे जब पेडागोजी के पार्ट को ही दिया जाता है और लगभग 300 से 400 तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो वो सारा टाइप्स आपको हम कवर कर देते हैं पेडागोजी के पार्ट में। तो यानी कि 2 तरीके के पार्ट आता है। एक पेडागोजी का पार्ट आपका देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इस पेडागोजी के पार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट इसमें चलता है लॉजिकल,
और एक पार्ट चलता है डेटा बेस्ड। डेटा बेस्ड का मतलब है कि अगर हम आपको बताएं कुछ ऐसे नाम और कुछ ऐसी तारीखें जो आपको खुद से समझनी होंगी, कौन सी तारीख में कौन सी चीज आपको किसने डिस्कस की। यानी कि जैसे हम बात करते लीव वायागॉस्की, राइट, नोम चॉम्स्की, कुछ ऐसे नाम है जो पर्टिकुलर पेडागोजी के तहत जिन चीजों को आप अपने सामने रखते हो, उन सारी चीजों को हम लोग डेटाबेस कलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लॉजिकल अप्रोच बेस्ड 10 to 12 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, एंड मैं समझता हूं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 3 to 5 क्वेश्चंस आर जस्ट मेड फ्रॉम पेडागोजी डेटा बेस्ड, एंड 10 to 12 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर लॉजिकल बेस्ड। यानी जब आप लॉजिकल अप्रोच के साथ उसको चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर यू विल फाइंड कि हमें उस पर क्या करना होगा। तो ये रहा आपका पेडागोजी का पार्ट, जिससे मैं कुछ रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा, जिसमें आपको ये हो जाए कि ऐसे इसको तैयार करेंगे तो ये चीज हमारी अच्छे से हो जाएगी, राइट। अब आप देख पा रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मान लीजिए मुझे नाउन पहचानना है, हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन, हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन। तो आपने देखा ION लगा हो, NESS लगा हो, है ना। बात करें TY की, जैसे नेशनैलिटी, ION लगा है, स्टेशन, है ना, प्रमोशन, नेशन, फ्रेशनेस, ब्रेवनेस, बोल्डनेस, ठीक है। TY मैच्योरिटी, क्लैरिटी। तो जब इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे और आपको हम टिप्स दे देंगे कि भाई ये लग के आ जाए कहीं भी, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, नाउन है। ये लग के आ जाए मतलब नाउन है, ये लग के आ जाए मतलब नाउन है। पॉसिबिलिटी क्या हो गया, नाउन। क्वालिटी क्या हो गया, नाउन। एबिलिटी क्या हो गया, नाउन। ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका, जैसे OUS अगर लगा है, LESS लगा है, ING लगा है, ED लगा है, LY लगा हुआ है, FUL लगा हुआ है ना। ISH, IC, ABLE, ये जितना भी है ये एडजेक्टिव के साउंड को पकड़ते हैं। किसको, एडजेक्टिव। OUS यानी फैबुलस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फैबुलस। वर्थलेस, केयरिंग, मिस्ड,
कॉस्टली, वर्थफुल, ईटीसी। तो आप देख रहे हैं इस साइड मैंने लिखा नाउन, दूसरी साइड मैंने लिखा एडजेक्टिव। इट मींस अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आ गया तो आपको बेसिकली 4 चीजें पहचानने के लिए आती हैं। वो क्या क्या होती हैं मैं आपको पहले से बता दूं। नाउन पहचानने के लिए अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं 4। बाकी प्रोनाउन आर्टिकल ए एन दा ही होते हैं। प्रोनाउन भी लिमिटेड होते हैं, ही शी इट, है ना, आई यू वी दे, इतनी चीजें इसमें आती हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो हमें इन चारों को थोड़ा सा ढूंढने में कठिनाई होती है। बाकी कंजंक्शंस लिमिटेड होते हैं, प्रीपोजिशंस अपने आप से दिखते हैं, ऑफ, ऑन, इन, अपॉन, है ना, अबाउट, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करने का। फिर आता है हाउ टू फाइंड एरर्स, जिसको मैंने आपके इसके पहले बता दिया कि फाइंडिंग एरर्स भी आपको पूछी जाती 2 से 3 नंबर की। 2 से 3 नंबर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपको कम से कम 6 से 7 नंबर की मैंने आपके सामने रख दी। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी में आप देखोगे कि टू ऑब्जर्व योर लॉजिकल अप्रोच। भाई जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है, पेडागोजी पूछेगा, इसके 15 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कहा 10 to 12 आपसे जो पूछे जाते हैं वो डेटा बेस्ड नहीं होते बल्कि लॉजिकल अप्रोच में होते हैं। आपका खुद का दिमाग क्या कहता है, आपका अपना दिमाग जो भी कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अपने हिसाब से ले लेते हैं और उसको फिर सही भी कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकेंड, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, यानी आपको समझने का मौका मिलता है। भाई जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं, देन आपको यह पता चलता है कि आप स्टूडेंट्स को समझने लगे हैं। और जब आप स्टूडेंट्स को समझने लग जाते हैं देन स्टूडेंट्स आपको भी समझना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको उसकी ग्रैस्पिंग पावर, उसका एवरेज, उसका मेंटल स्टेटस आपको पहले चेक करना होगा, किस तरह के एग्जाम्पल्स उसको टच करते हैं। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट्स को समझ लेता हूं तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही एग्जाम्पल सेट करने होंगे जो उसने आसपास के वातावरण में देखे हों। यानी अगर मुझे किसी स्पीड की बात करनी है तो मैं उसको बाइक, टैक्सी, कार, ट्रेन, जो उसने देखा हो उसकी बात करूं। हवाई जहाज मान लीजिए उसने नहीं देखा है तो मैं हवाई जहाज की बात ना करूं। अगर हम फूलों की बात कर रहे हैं तो किसी ऐसे फ्लावर की बात करें, ऐसे फूल की बात करें जो उसके घर में खिलता हो। यानी कि वो जल्दी उसको अट्रैक्ट करता है। यही पेडागोजी का पार्ट है। इसीलिए आपको लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज का अप्रोच किस तरीके से आपके अंदर बिल्डअप होगा ताकि आप बच्चे को उसकी अप्रोच को वैसे ही बता सकें। इज दैट क्लियर? यस। थर्ड नंबर, अप्रोच ऑफ टीचिंग। यहां से यह भी क्लियर होता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपका टीचिंग अप्रोच कैसा है। यानी जब आपका टीचिंग अप्रोच अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें पहले से मालूम है। यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि बच्चे को, अगर टीचर बोलता है, टीचर आस्क हिम टू रीड अलाउड इन द क्लास, तो इसका मतलब क्या है? टीचर उसको क्या सिखाना चाहता है? अपना कोर्स जल्दी पूरा कराना चाहता है, फर्स्ट। सेकंड, उसका लिसनिंग पावर, इनेबल लिसनिंग पावर, उसकी लिसनिंग पावर को अच्छा करना चाह रहा है, उसकी राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाह रहा है, या उसका रीडिंग स्किल बढ़ा रहा है। तो आपको मालूम है कि जब वो तेज तेज बोलेगा तो वही चीज उसको क्या होगी, सुनाई देगी। यानी कि जब भी कुछ ऐसा आप करते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपका लॉजिकल अप्रोच क्या है। तो सुन करके उसको क्या समझ में आता है कि सही, एक तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, चौथा ऑप्शन कि वो क्या प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहता है, उसको बोलते समय कहां पर पॉजेज लेनी है, यानी पंचुएशन का नॉलेज होना चाहिए।
तो जी हाँ, चौथे नंबर के पॉइंट को रखा जाएगा कि अगर टीचर ने उसको तेज तेज पढ़ने के लिए बोला है, इसका मतलब ये है कि उसका पहली चीज तो उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन मैंने बोला तो गलत है या फिर सही है। दूसरा, वो जब बोलता है तो उसको कानों में सुनाई पड़ता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन का पार्ट अच्छा होगा। बोलते वक्त कहाँ पर पॉजेज लेने हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ निकल जाना है, इसका भी उसको नॉलेज होगा। ये सारी चीजें आप पेडागोजी के अंतर्गत सीखते हैं। तो ये रहा अप्रोच ऑफ टीचिंग टू प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट। आई थिंक if you have the knowledge about pedagogy and you are expert in pedagogy, तो pedagogical part जब अच्छा होगा तो आप बहुत ही अच्छा environment दे पाएंगे अपने बच्चों को अपने क्लासरूम में, कि वो किस टाइप की चीज़ों को आपके सामने रखें और कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये तो रहा कि पेडागोजी के इम्पोर्टेंस क्या है ना। जैसे मैं पेडागोजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूं। द लैंग्वेज विच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, वो कौन सी लैंग्वेज है जो एनवायरमेंट से सीखी जाती है? यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपको ये लगता हो, ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या करना होगा। आप अपना आंसर सेट कर सकते हैं एंड देन आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। बोलिए। द फर्स्ट स्कूल लैंग्वेज, सेकंड भाई इन्वायरमेंट से आप क्या सीखते हैं? द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। कोई टीचिंग नहीं होती इन्वायरमेंट में, हवा चलती है, सूर्य की रोशनी आती है, सितारे चमकते हैं, इससे क्या सीखते हैं? दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट लैंग्वेज। इट्स नॉट स्कूल लैंग्वेज, इट्स नॉट सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट लैंग्वेज। क्योंकि जब बच्चा सुबह सुबह उठता होगा तो सूर्य की चमक देखता है, रात में सोता है तो आसमान की तरफ उसको सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने रखी जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपको किस तरह की चीज का आपको समावेश रखना होगा ताकि आप अपने आंसर को उसके तरीके से देख सकें। यहां तक शायद आपने समझ लिया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको और आप किस तरह की चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो पेडागोजी के पार्ट को समझना क्यों जरूरी है ये आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, दैट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। टीचर का फोकस कहां होना चाहिए अगर किसी नया चैप्टर को स्टार्ट करना है? पहला, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। आई थिंक अगर हम इग्नोर भी करें, एलिमिनेशन करें तो भी हमें अपना आंसर मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि मैं अगर इग्नोर करके भी जाना चाहूं तो इग्नोर करके भी मैं जा सकता हूं। क्लियर? फिर आया द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी, इट्स हिस्ट्री, ईटीसी। भाई एक नया चैप्टर लेना है, टेक्स्ट बुक में जाना है तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड और सेटिंग स्टोरी उसके बारे में बताना होगा, उसकी हिस्ट्री बतानी होगी। आई थिंक दिस इज करेक्ट। द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट राइटर, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां भी आप देखते हैं रिलेटिंग द स्टोरी, रिलेट क्या करना है, हमको ये वाला पार्ट देखना होगा कि जब भी कुछ हम दिखाते हैं आगे की चीजों की तो हमको पीछे की चीजों को पहले लेना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अब,
क्वेश्चन नंबर 3. As a pair activity, the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be क्रॉसवर्ड्स एक्टिविटी, ग्रामर एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी या क्लोज बेस्ड एक्टिविटी. भाई यहां लिखा है आस्क, एक दूसरे से पूछना. दो पिक्चर दिखाया, दो स्टूडेंट से कहा कि आपस में बात करके इसके क्वेश्चन करो. तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि स्पीकिंग एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है. राइट, इससे आप क्या सीखेंगे? स्पीकिंग एक्टिविटी सीख लेंगे आप. क्लियर? बहुत अच्छे. क्वेश्चन नंबर 4. यानी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यह सिखा दिया कि आप कैसे करेंगे. द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद. अब ये है आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ली वाइगोस्की, इसी का स्टेटमेंट है ये, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट. तो इनको रटना पड़ेगा. मैंने बोला था कि 2-3 क्वेश्चंस की मेहनत आप करेंगे, बाकी 10 से 12 की गारंटी मैं लेता हूं. लॉजिकल अप्रोच से ये 3 भी आपको आएंगे, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, बट ये याद रखने वाले हैं. और बाकी के लॉजिकल अप्रोच बेस्ड हैं, यानी आप उसको अपने लॉजिक से कभी भी दोबारा करेंगे तो दिमाग वहीं तक लेके आपको जाएगा. ये भी डेटा बेस्ड आ गया. अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको भी आपको देखना रहेगा. तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343. अब ये जिसको पता है वही कर पाएगा. इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, कोई आपको लॉजिकल अप्रोच नहीं लगानी है, कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा डेटा बेस्ड है कि अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर. तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 एक बना था जिसके अंतर्गत इस लैंग्वेज की चीजों को आपके सामने रखा जाता है. क्लियर हुआ? मैं समझता हूं कि अब आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ भी लिए होंगे. एंड बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये इंग्लिश का पार्ट दोनों चीज़ों पे फोकस करके बता दिया है. ये भी मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके के पोर्शन में लेके चलना है हमें. राइट, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. और आपने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. 15-15 मार्क्स में आते हैं. दोनों को बहुत अच्छे से चेक करेंगे, तभी आपके सामने वो चीज़ें फुलफिल होंगी. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.